Hi everyone, this is Jagan Tiwari, student of King George Medical School, Lucknow. In this video, we'll discuss about some important questions of biology. अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन्हें एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट. निम्नलिखित में से कौन से फूले वाले पौधे में निषेचन के लिए बाद की घटना है, यानी निषेचन की बाद की घटना हमसे पूछी गई है. सो आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन होता है, इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पूछा गया है, इसमें क्या क्या आता है. सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या है. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर या फिर फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन. तो आपको पता होगा जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है ये आपका फर्टिलाइजेशन के बाद ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, यानी जो भ्रूण का विकास होता है वो निषेचन के बाद ही होता है. सो जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा. सो इट इज़ अ, ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, यानी एक पोस्ट फर्टिलाइज इवेंट में आता है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रोबाइलस कुंथियाना इज अ फ्लावर वंस इन. ये फ्लावर आपका जो होता है इसके अपनी लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावरिंग यानी फ्लावरिंग करता है, और ये कितने दिन बाद करता है, ये आपके 12 ईयर्स के गैप पे करता है. ठीक है, तो 12 साल में एक बार इसका फूल आता है, तो इसको याद रखना, इसे 12 ईयर्स. ठीक है, तो स्ट्रोबाइलस कुंथियाना का जो फ्लावरिंग पीरियड होता है वो आपका 12 ईयर्स का होता है. अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द नरिशमेंट बाय द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म जो होता है वो किस चीज़ को नरिशमेंट देता है. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पोस्ट फर्टिलाइजिंग इवेंट में आपका जो होता है एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन होता है. और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, एंडोस्पर्म का जो काम होता है वो आपका जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है उस एम्ब्रियो को आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम होता है, यानी उसे एक तरीके से पोषण देने का काम करता है. तो द राइट आंसर विल बी एम्ब्रियो. ठीक है, तो इसका जो नरिशमेंट का काम होता है वो एम्ब्रियो के लिए होता है, तो एंडोस्पर्म विल नरिश द एम्ब्रियो. ठीक है, इस तरीके से इसका काम होता है. देन इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं. द क्वेश्चन इज द फीमेल गैमीट ऑफ द टिपिकल डाइकॉट एट टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन. जो एक फीमेल गैमीट होती है एक टिपिकली डाइकॉट प्लांट की, उस फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या स्ट्रक्चर शो करती है. तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, ये वाला चैप्टर है यहाँ पे. ठीक है, तो जब इसका चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको देखा होगा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है आगे. तो वहाँ पे आप देखोगे कि धीरे धीरे करके मियोसिस होते हुए फिर कई सारी सेल्स बनती हैं, और लास्ट में एक स्टेज आती है जहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे देखने को मिलेगा 8. ठीक है, 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल स्टेज होती है. ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल स्टेज होती है. तो वहाँ पे आपका जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट देखने को मिलता है. सो अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि टिपिकली कितने सेल होते हैं वहाँ पे लास्ट स्टेज में. तो राइट आंसर 7 सेल. अब जब देखोगे वहाँ पे लिखा जाता है कि 7 सेल 8 न्यूक्लियस. ठीक है, तो 7 सेल के अंदर में 8 न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर में, और ये आपका जो होता है ये फर्टिलाइजिंग टाइप में देखने को मिलता है फीमेल गैमेटोफाइट में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं. द क्वेश्चन इज मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट डायोसियस कंडीशन टू इंश्योर जीनोगैमी. ठीक, जीनोगैमी आप क्या होती है, तो आप पढ़ोगे जब देखा होगा आपने ऑटोगैमी, जाइटोगैमी और जीनोगैमी क्या होती है. ये टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के ही टाइप्स होते हैं. ठीक है, जीनोगैमी की बात करें तो जीनोगैमी में क्या होता है, जीनोगैमी में आपका जो फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट अलग अलग प्लांट्स मौजूद होते हैं, उसे हम जीनोगैमी बोलते हैं. और ऑटोगैमी आपको पता होगा कि ऑटोगैमी में जो फ्लावर के जो मेल और फीमेल पार्ट होता है वो आपका सेम फ्लावर पे होता है. और जबकि जाइटोगैमी क्या होता है, जाइटोगैमी में आपका जो होता है फ्लावर तो डिफरेंट होते हैं बट वो सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरीके से आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है. और यहाँ पे हमसे बताया गया कि डायोसिस कंडीशन है. डायोसिस मतलब क्या होता है, डायोसिस मतलब होता है आपका ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन, यानी कि फ्लावर और जो आपके मेल और फीमेल पार्ट है वो आपके अलग अलग प्लांट्स पे मौजूद हैं. तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इसका जो आंसर ऑप्शंस क्या है. सो ऑप्शन सारे हैं आपके पपाया, ठीक है, मैंगो, मेज, ये सारे के सारे जो इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये आपके सारे के जीनोगैमी एग्जिबिट करते हैं. सो द आंसर विल बी, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा. ये सारी जो आंसर होगा वो सबके सब सही है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीम्बिरोनी कॉमनली आकर्षण. पॉलीम्बिरोनी जो था आपका ये किस में देखने को मिलता है. तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको अच्छे से देखोगे वहाँ पे, तो जो पॉलीम्बिरोनी की जो कंडीशन होती है आपकी कहाँ देखने दिखाई देती है. सो पॉलीम्बिरोनी आपका जो होता है ये आपका सिट्रस फ्रूट्स में दिखाई देता है. पॉलीम्बिरोनी जहाँ पे मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जो आपके अलग अलग जो आसपास एम्ब्रियो के आसपास के जो टिश्यू होती है, लाइक न्यूक्लियस ले लीजिए, तो न्यूक्लियस का जो सेल होता है वो आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लगता है, उसकी वजह से मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और ये आपकी कंडीशन जो होती है पॉलीम्बिरोनी की कंडीशन बनती है. इसका जो राइट आंसर होगा आपका सिट्रस होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ह्यूमन फीमेल रीचेज द मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ द. सो आपको क्लियर करना है कि व्हाट इज मेनोपॉज एंड व्हाट इज मिनार्क. सो मिनार्क की जो होती कंडीशन एट द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो हमसे पूछा गया है कि मेनोपॉज क्या होता है. तो मेनोपॉज जो फीमेल्स में होता है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका कहाँ पे 45 to 50 ईयर्स के, ठीक है, यहाँ पे आपका जो होता है मेनोपॉज देखने को मिलता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल एसेसरी ग्लैंड. इसमें सॉरी मेल हमसे दिखाया गया, ठीक है, मेल एसेसरी ग्लैंड बताया गया. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड. ठीक है, मेल एसेसरी ग्लैंड इसमें से कौन सा नहीं है. सो द ऑप्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे सेमिनल साइकिल दिया है, एम्पुला, प्रोस्टेट ग्लैंड या बल्बुल ग्लैंड.
राइट आंसर विल एम्पुला। एम्पुला इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसका पार्ट है? ये बेसिकली आपका फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, ठीक है। तो एम्पुला जो होता है आपका ये फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। एंड राइट आंसर विल बी एम्पुला, ठीक है। ये आपका मेल एसेसरी ग्लैंड में नहीं आता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम विच इज नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द टेस्टिस ऑलवेज, ठीक है, डैश अराउंड द बिलो बॉडी टेम्परेचर। जो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ये आपके बॉडी टेम्परेचर के डाउन टेम्परेचर पर ही होता है, यानी स्पर्म को फॉर्मेशन होने के लिए आपका लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। और आपको पता होगा कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो थोड़ा, ठीक है, उससे लोअर टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड होता है। सो कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है? तो एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर बताया गया है। और इस हिसाब से आपका जो आंसर जाएगा आपका 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री आप लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है। इस टेम्परेचर पे आपका जो होता है स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो सुटेबल होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्प्लांटेशन टेक प्लेस आफ्टर डैश ऑफ द, ठीक है, डेज ऑफ द फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन आपका जो फर्टिलाइजेशन के बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है, और इम्प्लांटेशन आपका जो होता है यूट्रस में होता है। तो कितने दिन बाद होता है? तो अगर इसका देखा जाए तो राइट आंसर 7 डेज, ठीक है, 7 डेज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ 7 डेज, इसके बाद आपका जो इम्प्लांटेशन होता है ये आपका टेक प्लेस करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म पता होगा आपको, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये किस वायरस होता है? HIV वायरस होता है आपका, ठीक है। और जो कॉमन मीन्स है ट्रांसमिशन के, जिस तरीके से एड्स जो होता है ये, ठीक है, ट्रांसमिट होता है, उसके जो संचरण के जो प्रकार क्या हैं? तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे फर्स्ट आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिल्कुल राइट, ठीक है। सेक्सुअली जो ट्रांसमिट होता है यहाँ पे एड्स जो होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो इन्फेक्टेड निडल्स होती हैं, अगर ठीक है पास टू पास करे हो तो वहाँ पे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वजह से चांसेस रहते हैं कि एड्स का, ठीक है, अगर इन्फेक्टेड है तो आपका चांसेस रहते हैं। और इसके साथ प्लेसेंटल ट्रांसफर क्या होता है? प्लेसेंटल ट्रांसफर यानी अगर मदर इन्फेक्टेड एड्स से और अगर उसको में यानी अगर बेबी है, ठीक है, तो चांसेस हैं कि प्लेसेंटा से क्रॉस करके जो वायरस होता है वो आपका बेबी को भी इन्फेक्ट करता है। तो इसलिए जो होता है ये प्लेसेंटल ट्रांसफर का भी केस बनता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तीनों तरीके से जो होता है यहाँ पे एड्स का ट्रांसमिशन हो सकता है। देन इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज। इसमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज कौन सा है? सो ऑप्शन में आपका मिसल्स, टीबी दिया है, गोनेरिया या फिर टाइफाइड। सो पता होगा आपको गोनेरिया जो होता है ये आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है, ठीक है। सो गोनेरिया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज ऑकेजनली अ जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, ठीक है, द फिनोमेना इज कॉल्ड। जब एक जीन जो होता है आपको पता होगा जीन जो होता है वो एक्सप्रेशन शो करता है, उसके बाद ही आपको जो अलग अलग टाइप के प्रोटीन और इसके बाद फिर आपका प्रोडक्ट बनता है। तो अगर बात करें यहाँ पे कि अगर जीन एक्सप्रेस करता है मोर देन वन इफेक्ट, एक से अधिक इफेक्ट शो करता है वहाँ पे, यानी कई सारी चीज़ों को प्रभावित करता है जीन, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में आपका एक पैराग्राफ बेसिकली दे रखा है, अच्छे से बताया गया है कि क्या होता है। तो द कंडीशन वाली प्लेटोट्रॉफी से प्लेटोट्रॉफी कंडीशन बोलते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें मल्टीपल एलिज्म क्या होता है? मल्टीपल एलिज्म आपका जो होता है जहाँ पे मल्टीपल जीन्स जो होते हैं वो किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपको वो मल्टीपल एलिज्म में आता है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपका अगला यहाँ पे डैश पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग ट्रेट वर स्टडीड बाय द मेंडल पी प्लांट। पी प्लांट में कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट जो था वो मेंडल ने स्टडी किए थे? सो द राइट आंसर विल 7। आपको पता होगा कि 7 जो कंट्रास्टिंग ट्रेट थे वो मेंडल द्वारा स्टडी किए गए थे, ओके। फिर इसका जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ड्वार्फ ऑफ स्प्रिंग द क्रॉस बिटवीन द हेटेरोजाइगस टॉल टी प्लांट्स। तो आपको पता होगा कि हेटेरोजाइगस कंडीशन किसे बोलते हैं और होमोजाइगस कंडीशन किसे बोलते हैं। सो हेटेरोजाइगस कंडीशन जो होती है आपकी वो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, और होमोजाइगस कंडीशन जो होती है वो आपकी डबल कैपिटल टी या फिर डबल स्मॉल टी, ये आपकी होमोजाइगस कंडीशन होती है, ठीक है। तो अभी हमसे पूछा गया कि अगर क्या प्रोबेबिलिटी होती है अगर 2 हेटेरोजाइगस टाल पी प्लांट को हम क्रॉस करवाते हैं तो उसमें ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? यानी कि अगर यहाँ पे हिंदी में देखा जाए तो अगर 2 विषमयुग्मी लंबे मटर के पौधे के बीच में अगर क्रॉस से में बौनी संतानों की उत्पादन की संभावना क्या होती है? तो ठीक है, तो हमसे यहाँ पे ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। तो अब यहाँ पे हम जो इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट किया था, तो आपने पूर्ण स्क्वायर पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम एक स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर के बाद यहाँ पे देख रहे हैं जैसे हमको हेटेरोजाइगस कंडीशन दे रखी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। सो जब आप इसे करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डबल कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बाद आपका कैपिटल टी स्मॉल टी एंड डबल कैपिटल यानी डबल स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ड्वार्फ कंडीशन होती है, जहाँ पे डबल स्मॉल टी आ जाता है आपका ये ड्वार्फ कंडीशन होता है। तो हमसे पूछा गया था आपके यहाँ ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जब आप इसे देखोगे तो ये आपका जो होता है इसमें 3, ठीक है, 3 आपके टाल आ जा रहे हैं और एक ड्वार्फ आ जा रहे हैं। 25% जो होता है आपका बना, ठीक है, 25% आपका जो होता है यहाँ पे ड्वार्फ की कंडीशन बनती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इज द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन एंटीरियम, ठीक है। एंटीरियम आपका दिया गया है एनसीईआरटी में, डॉग फ्लावर जिसे बोलते हैं। ये इसका जो इनहेरिटेंस होता है यानी जो उसका फ्लावर कलर है आपका क्या शो कर रहा है? सो ये आपका जो होता है शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी अपूर्ण प्रभाविता को शो करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, ये शो करता है जहाँ पे जो कलर होते हैं वो पूरी तरह से एक दूसरे को डोमिनेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। जैसे आप देखोगे वहाँ पे जब क्रॉस कराया जाता है रेड का और व्हाइट से तो आपका पिंक कलर आ जाता है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो रेड आना चाहिए या तो व्हाइट आना चाहिए, ठीक है। तो बट यहाँ पे पिंक कलर आ रहा है, दिस शोज दैट इट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो
दिस एग्जाम्पल ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देन इसके बाद आपका अगला आता है ट्राइसोमी। क्या होता है? ट्राइसोमी इज रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, ट्राइसोमी क्या होती है? सो ट्राइसोमी इज रिप्रेजेंटेड बाई, ट्राइसोमी के लिए आपको क्या बताओ, ट्राइसोमी आपके जब कंडीशन देखने मिलती है जहाँ पे जब से आपका जो नॉर्मली क्रोमोसोम होता है आपका डिप्लॉयड होता है, ठीक है, 2n कंडीशन जो बोलते हैं। बट इन केस अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं किसी पॉइंट पे, तो आपका जो होता है वो उसके क्रोमोसोम में चेंजेस आने लगते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल आपका जो होता है, जो एनसीईआरटी में दिया गया आपका लाइक डाउन सिंड्रोम जो दिया गया है, वहाँ पे जो आपका 21st क्रोमोसोम होता है वहाँ पे एक क्रोमोसोम का एडिशन होता है और उसकी वजह से आपकी ट्राइसोमी कंडीशन बनती है। तो ट्राइसोमी का होता है जहाँ पे आपका 2n कंडीशन यानी 2n में +1 ऐड हो जाता है, तो वो आपका जो होता है वो ट्राइसोमी कंडीशन बनती है। और इसका एग्जांपल जो आपका डाउन सिंड्रोम इज एग्जांपल ऑफ ट्राइसोमी। ओके, सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 20% ऑफ साइटोसिन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आइडेनिन इन इट? इस तरीके से क्वेश्चन आपसे देखने को मिल सकते हैं अगर अच्छा पेपर बनता है तो। जैसे यहाँ पे देखा है कि डीएनए में जो होता है 20% साइटोसिन है, तो एडेनिन का परसेंटेज बताना है। तो जब आप अच्छे से पढ़ोगे, देखना जब आप चैप्टर पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि जो डीएनए का पेयरिंग कैसे चलता है, ठीक है, वहाँ पे डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस के बीच में पेयरिंग जैसे होती है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के बीच में पेयरिंग होती है, ठीक है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में पेयरिंग होती है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में पेयरिंग होती है, ठीक है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में पेयरिंग होती है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में पेयरिंग होती है। ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है, ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। सो हमसे पूछा गया है कि अगर 20% साइटोसिन दिया गया है तो एडेनिन का परसेंटेज बताना है, ठीक है, 20% साइटोसिन दिया गया है। सो अगर आप पता होगा तो साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन साथ जो होता है वो अटैच होता है। तो अगर साइटोसिन 20% दिया गया है, अगर साइटोसिन जो होता है आपका 20% दिया गया है, तो सिंपल सी बात है ग्वानिन भी 20% होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल चलता है यहाँ पे। अगर साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन भी आपका 20% होगा, क्योंकि साइटोसिन का जो पेयरिंग होता है वो आपका ग्वानिन के साथ होता है, ठीक है, साइटोसिन जो पेयरिंग होती है आपकी ग्वानिन के साथ होती है। तो अगर साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन भी 20% होगा। अगर 20-20 अब यहाँ पे देखोगे आप 20% ही होगा, ठीक है, 20% ही होगा और 20% ही हो गया, यानी 40% हो गया। तो बचा कितना? 60% बचा। तो 60% में आपका जो होता है वो एडेनिन और थाइमिन आएंगे। तो बेसिकली अगर एडेनिन और थाइमिन आपका 60% आता है तो एडेनिन को कितना मिलता है? एडेनिन आपका 30% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, और थाइमिन आपका 30% हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा आपका वो 30%, ठीक है, तो 30% विल बी एडेनिन, ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवर सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज द ATGCA। सो व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ द बेस ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड? अब पता होगा आपको जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि अगर एक बेस, ठीक है, एक स्टैंड पे तो जस्ट उसके अपोजिट स्टैंड पे उसके अपोजिट वाला पेयरिंग बेस होगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। जैसे अगर यहाँ पे हमको डीएनए का एक कोडिंग स्ट्रैंड यानी अगर एक डीएनए का सीक्वेंस मालूम हो तो हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से किस तरीके से वो होगा। तो जैसे हमको यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है, एक स्ट्रैंड दिया गया है डीएनए का, हमसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पूछा गया है। सो अगर अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपको पता होगा कि एडेनिन की जगह पे आपका जो होता है वो थाइमिन आता है, ठीक है, तो एडेनिन की जगह थाइमिन आता है। तो इस तरफ से देखा जाए तो आपसे में आपका बी वाला दिख रहा है, ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले टी आ गया है। तो द राइट आंसर विल टी, ठीक है, यहाँ पे एडेनिन की जगह, ठीक है, थाइमिन आ गया, और यहाँ पे थाइमिन दिया है तो थाइमिन की जगह यहाँ पे एडिन आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो द राइट आंसर विल बी। इसके बाद मार्क करते हैं फिर अगला क्वेश्चन, हिस्टोन इज द प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन आपको पता होगा, हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं क्वालिंग हेल्प करते हैं, यानी कि आपका जो डीएनए का रिक्वायरिंग होता है वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली होते क्या है? तो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं आपके ये आपके जो होते हैं बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं। तो जब आप इसे एनसीईआरटी में अच्छे से रीड करोगे तो वहाँ बताया गया है कि हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिकली बेसिक एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन, जिसके अंदर भी कई सारे जो प्रोटीन होते हैं जैसे आर्जिन और लाइजिन जो होता है ये आपका इसके अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। तो वो आपके जो होते हैं ये आपका बेसिक और पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होता है हिस्टोन, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एंड द क्वेश्चन इज द बोन ऑफ द फोर लिम्ब ऑफ द व्हेल, बैट, चीता एंड मैन आर सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना अच्छे से। जो आपकी बोन होती है फोर लिम्स की, फोर लिम्स यानी जो आपके हैंड्स होते हैं उसका, ठीक है, उसकी बोन। वेल की बात की जाए, वेल जो मछली होती है, ठीक है, वेल मैमल होता है आपका, और बैट, चीता और जो मैन होते हैं, जो इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो बोन का स्ट्रक्चर होता है इनके फोर लिम्ब का वो सेम होता है। तो क्यों होता है ऐसा हमसे पूछा गया है। ऑप्शन क्या बताया गया है कि वन ऑर्गेनिज्म हैज गिवन टू राइज नाउ, एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जन्म दिया, या फिर दे आर कॉमन एंसेस्टर, या फिर दे परफॉर्म सेम फंक्शन, या फिर दे हैव अ बायोकेमिकल सिमिलरिटीज। तो इसको जो राइट आंसर होगा आपका दे शेयर कॉमन एंसेस्टर, इनके जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, इनके जो पूर्वज थे वो सेम थे, ठीक है, तो आपका लेकिन जो इनके फंक्शन होते हैं
जैसे इनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो हैंड का वो सेम है, लेकिन फंक्शन इसके अलग अलग है। लाइक जो मैन का फंक्शन है वो आपका ग्रेस्पिंग हो गया, पकड़ने का, चलने का, ठीक है। अगर आप चीता का देखोगे तो चीता का जो फोर लिंब होता है वो दौड़ने के लिए काम आता है, बैट का जो होता है फ्लाइंग के लिए हो गया, ठीक है। और जो वेल्स होती हैं इनका जो इस तरीके से ये तैरने के लिए काम आती हैं। तो इनका जो फंक्शन तो अलग अलग है, बट इनके जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यानी जो बोन पाई जाती है वो सेम होती है। तो ये आपका क्या दर्शाता है, ये आपको दर्शाता है कि इनके जो पूर्वज थे कभी ना कभी वो सेम थे, ठीक है। सो देयर शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, ओके। इस बार हम बात करते हैं द अगला क्वेश्चन, द एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु लिव्ड 1 लाख ईयर्स टू 40,000 ईयर्स एगो इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया यूज टू हाइड प्रोटेक्ट देयर बॉडी हैड ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 1400 सीसी वर, ठीक है। तो अगर बात की जाए, ये भी आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यानी लाइन से लिया गया है। 1 लाख से 40,000 साल पहले ईस्टर्न अफ्रीका या सेंट्रल एशिया में, ठीक है, कुछ जो आपके ह्यूमन पाए जाते थे, वो उनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी वो 1400 सीसी थी, ठीक है। इसके साथ साथ वो अपनी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी थे, हो गए थे। और वो अपने शरीर को जो था वो ढकने लगे थे, ठीक है, धीरे धीरे अपने आप को छिपाया करते थे, अच्छे रहते थे। वो क्या थे, तो आपको पता होगा एनसीईआरटी में दिया गया, वो आपका नियंदरथल मैन आते हैं, जो नियंदरथल थे, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उनका जो ब्रेन की कैपेसिटी वो 1400 सीसी थी, और उसके साथ आपका जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी, ठीक है। तो वो आपके नियंदरथल मैन थे। इसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज टोबैको कंजम्पशन इज नोन टू स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालाइन, सो द कंपोनेंट काजिंग दिस कुड बी। जो टोबैको होता है आपका, ये एक तरीके से जो स्टिमुलेंट होता है, यानी जो तंबाकू खाते हैं आप देखोगे तो थोड़ा सा नशा करते हैं, तो उनमें जो होता है, क्यों तंबाकू खाते हैं, बेसिकली आपका टोबैको जो होता है आपके बॉडी लेवल में एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। अब टोबैको को जो, ठीक है, तो टोबैको के अंदर कौन सा वो एलिमेंट होता है जो आपका ये स्टिमुलेट करता है, तो बेसिकली आपका टोबैको के अंदर जो होता है वो निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। निकोटीन जो होता है ये आपका इस चीज़ को काम करता है, यानी जो एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन जो हार्मोन होते हैं उनको रिलीज करवाता है, जिससे ब्लड में एनर्जी का लेवल इंक्रीज आता है, और जो आदमी होता है उसको थोड़ा सा फीलिंग बेटर, ठीक है, बेटर फील होता है। तो इसलिए से उसका जो होता है वो टोबैको एडिक्टेड होता है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, ठीक है, सो द टेक्निक ऑफ द ऑब्टेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय द टिश्यू कल्चर मेथड इज नोन एज। टिश्यू कल्चर के माध्यम से एक साथ कई सारे हजारों हजारों पौधे जो होते हैं, पौधों एक साथ इनको, ठीक है, इनको बनाया जाता है, यानी निकाला जाता है टिश्यू कल्चर के माध्यम से, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। सो माइक्रो प्रोपोगेशन जो होता है ये आपका टिश्यू कल्चर मेथड में आता है, ठीक है। सो राइट आंसर will be माइक्रो प्रोपोगेशन, ओके। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन इज साइनोबैक्टीरिया आर यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर बिकॉज साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं आपको जिसे पता होगा ब्लू ग्रीन अलगे भी बोलते हैं, ठीक है, आपका बायो फर्टिलाइजर एज यूज होता है, बायो फर्टिलाइजर का यूज होता है जो आपका एग्रीकल्चर यूज किया जाता है। और इसे क्यों यूज़ किया जाता है, तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो किस लिए, आल फोटोसिंथेसिस, तो पता होगा फोटोसिंथेसिस होते ही हैं, ग्रो इजली एवरीवेयर, पैरासिटिक या फिर फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। तो राइट आंसर ये आपका जो होता है N2 को फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट, ठीक है, प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो आगे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए इसका जो होता है यूज़ किया जाता है बायो फर्टिलाइजर, जहाँ पे ये, ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और ये पौधे के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। फिर इसके बाद बात करें हम, अगला क्वेश्चन है GATTC इज अ रिकॉग्निशन साइट ऑफ द व्हिच ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ये कौन से रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का जो होता है ये आपका रिकॉग्निशन साइट होता है। तो जब आप बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता होगा रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, पैलेंडोमिक सीक्वेंस क्या होता है। सो बेसिकली डीएनए में जो होता है, जो आपका डीएनए होता है, एक सीक्वेंस का एक सीक्वेंस चलता रहता है इसमें, और कुछ जगह पे जो सीक्वेंस होते हैं वो रिपीट करते हैं, ठीक है, वो आपका सेम सीक्वेंस यानी रिपीट करते हैं। तो उसे हम बोलते हैं आपका जो रिपीट क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से एक स्पेशल सीक्वेंस पाए जाते हैं, जहाँ पे आपका जो होता है ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो होता है आपका कट लगाता है, उसे हम पैलेंडोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक पैलेंडोमिक सीक्वेंस दिया गया है किसी एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का, और वो है आपका GATTC, ठीक है। सो GATTC जो होता है ये किसका है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका हिंद सेकंड, ठीक है, हिंद सेकंड जो होता है ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस यानी एंजाइम का जो होता है ये आपका पैलेंडोमिक सीक्वेंस है, ओके। तो एनसीईआरटी में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये आपसे। सो इसके बाद अगला क्वेश्चन बात करते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन है द ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, इसमें से कौन से आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस आपकी कौन से हैं इसमें। सो ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन में आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, हीलियम एंड ऑर्गन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेथिन है। तो राइट आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड मेथिन, ठीक है, CO2 और CH4 जो होता है मेथिन, आपका ये जो होता है ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, क्वेश्चन इज द जीन क्राई फर्स्ट AB, ठीक है, क्राई फर्स्ट AB, जीन क्राई फर्स्ट AB एंड क्राई सेकंड AB प्रोड्यूस टॉक्सिन, ठीक है, प्रोड्यूस टॉक्सिन अगेंस्ट डैश एंड डैश रिप्रेजेंटिवली, किसके खिलाफ टॉक्सिन ये बनाते हैं। तो ये आपका जो बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड चैप्टर आता है वहाँ पे आपका बताया गया है कि जो आपका बेसिलस थेरेंजिनेसिस होता है, एक तरीके से जो आपका ये आपका बैक्टीरिया होता है, इसके खिलाफ जो होता है कई सारे जीन होते हैं, और उसको किल करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। तो बेसिकली क्राई फर्स्ट AB जो जीन होता है और क्राई सेकंड AB जो होता है ये आपका किसके खिलाफ टॉक्सिन बनाता है। सो इसको याद रख लेना, ये आपका जो होता है इसका आंसर होगा आपका C कॉर्न बोलर और कॉटन बोलवर्म, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा टफ होता है याद करना, बट इसे एक बार
रिविजन करते हैं ना, ये एनसीईआरटी में बेसिकली दिया गया है कि कौन सा जीन जो होता है किसके लिए होता है। सो द राइट आंसर विल कॉर्न बोरर और कॉटन बॉलवर्म के लिए जो होता है ये होता है, ठीक। तो क्राई फर्स्ट ए भी जो होता है आपका कॉर्न बोरर के लिए होता है, और क्राई सेकंड ए भी जो होता है आपका ये कॉटन बॉलवर्म के लिए होता है। ओके, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज द ट्रिगर फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द टॉक्सिन ऑफ बेसलेस थैंजिनेसिस। सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बताया कि जो आपका बीटी टॉक्सिन होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए किस मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको पता होगा जो बेसलेस थैंजिनेसिस होता है ये आपका बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया आपका जो होता है इंसेक्ट को किल करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होता है आपका एक तरीके का टॉक्सिन रिलीज करता है, दैट इज बीटी टॉक्सिन। और बीटी टॉक्सिन जो होता है ये आपका इंसेक्ट को किल करने में हेल्प करता है। तो ये आपके जो एग्रीकल्चरल इंसेक्ट होते हैं जो आपकी फसल को डैमेज कर देते हैं उनको मारने के लिए जो होता है ये इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीके से जब आप देखो इस तरीके बायोटेक्नोलॉजिकली जो होता है ये बैक्टीरिया को जो होता है हमने वहाँ से जो इसका जो टॉक्सिन होता है जिसे हम बीटी टॉक्सिन बोलते हैं, बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाले जीन को हमने जो है प्लांट के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब प्लांट जो होता है वो आपका जो होता है ये बीटी टॉक्सिन का फॉर्मेशन करेगा, और अगर कोई भी इंसेक्ट आकर के उस प्लांट को खाता है, ठीक है, अगर उसको डैमेज करता है तो वो इंसेक्ट जो होता है वो वापस से उस बीटी टॉक्सिन को अपने अंदर ले लेगा, और बीटी टॉक्सिन जो होता है वो अंदर जाकर के उस बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। तो बीटी टॉक्सिन जो होता है बेसिकली आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बट उसे एक्टिवेट करने होता है। तो अगर आपको कौन से मीडियम की आवश्यकता होती है एक्टिवेट करने के लिए, तो उससे जो होता है जरूरत होती है अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। बेसिक मीडियम जिसे बोलते हैं, बेसिक मीडियम जो होता है उसको जरूरत होती है। और बेसिक मीडियम जो होता है ये इंसेक्ट के गट गट यानी जो एलिमेंट्री कनाल जैसे अपनी होती हो, तो उसके भी एलिमेंट्री कनाल में उसका जो बेसिक पीएच होता है वो बेसिक पीएच मिलते ही वो एंजाइम यानी बीटी टॉक्सिन जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और उस, ठीक है, इंसेक्ट को खत्म कर देता है। इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं, द एजेंट दैट ब्रिंग्स अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरमेंट। ऐसे एजेंट जो एनवायरमेंट कुछ अनडिजायरेबल जो डिजायर नहीं होते उस तरीके के चेंज लाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट, उसे हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं। क्वेश्चन है, एनिमल्स फॉर द कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव अ शॉर्टर लिम्स, ठीक है। जो आपका कोल्डर क्लाइमेट होते हैं वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनके पास जनरली उनके जो लिम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। ऐसा कौन सा रूल बोलता है, इसे बोलते हैं एलन्स रूल, एलन्स रूल बोलते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि टू मिनिमाइज द हीट लॉस, जो इनका हीट लॉस होता है बॉडी से, ये कोल्डर क्लाइमेट है वहाँ से बॉडी में हीट लॉस जल्दी हो जाता है। तो हीट लॉस को कम करने के लिए आपका जो एक तरीके से मॉडिफिकेशन होता है इनका, ठीक है, मॉडिफिकेशन होता है वहाँ पे रहने के लिए। तो इनके जो लिम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, जिससे इनकी जो हीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस ना हो और इसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाए वहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। फिर बात करें पूछा तो फॉलोइंग द रिप्रेजेंट द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल आपको कहाँ देखने मिलती है, तो ये आपका जो होता है ये आपकी होती है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल आपको देखने मिलती है। सेडिमेंट्री यानी कि अगर बात करें यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइकिल चलती है, आपने देखा होगा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, इस तरीके से साइकिल होती है। और सेडिमेंट्री यहाँ से पूछा गया, सेडिमेंट्री मतलब आपको पता होगा सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, और वहाँ पे उसकी वजह से जो साइकिल चलती है आपका फॉस्फोरस साइकिल चलती है। ये क्वेश्चन एक तरीके से देख लो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका जो ये फॉस्फोरस वाला क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन आपको ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सो इसको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट एक तरीके से देख लेना कि सेडिमेंट्री साइकिल जो होती है आपके फॉस्फोरस साइकिल में आती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, इन डीएनए स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर बाय दी, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड में आपको जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं आपके लिंक्ड होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पता होगा डीएनए में जो होता है आपका जो न्यूक्लियोटाइड लिंक होते हैं वो किससे होते हैं, तो आपका ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से आपका जो होता है ये डीएनए में लिंकेज होती है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपके मोस्टली क्लास 12 के क्वेश्चन थे। सो अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ पे, और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया उसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से हो सकता है अगर पेपर अच्छा बना तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे भी जा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।